क्या हो सकता है? अब आप लोग क्या करेंगे? ओबीसी का मुद्दा जो है तेजस्वी यादव जैसे लोग उठा रहे हैं, तो ये कांवड़ का यात्रा भी शायद स्थगित हो गई है। तो ओबीसी अब खाली होगा तो वो सोचेगा कि हमें क्या करना। तो आज की लड़ाई तो रोस्टर के मामले से ज़्यादा आसानी से लड़ी जा सकती है, क्योंकि ऐसे समय में जब ये कहा जाता है ओबीसी का मोदी का मंत्रिमंडल ओबीसी मंत्रिमंडल है, शिक्षा मंत्री ओबीसी है, तो आज तो और आसान घेरना है कि ये दुनिया के सामने ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे ओबीसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल्ड पैटर्न है, वेल इस्टेब्लिश पैटर्न है कि कैसे सोशल जस्टिस के मामलों को डील करना है। सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रवैया ऐसे ही रहा, उसको पेंडिंग में डालना, कन्फ्यूजन। भागवत साहब ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और जनता ने पूरा बीजेपी की समीक्षा कर दी थी। तो अगर नीट के मामले पे सरकार अप्रोप्रिएट कदम नहीं उठाती है, इंश्योर नहीं करती है 27% रिजर्वेशन, तो देख लीजिए कि वही हालत जो बिहार में 2015 में हुई थी बीजेपी की, वही उत्तर प्रदेश में होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। आपको पता है कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों को नीट का एग्ज़ाम देना होता है और इसके लिए अभी नया ताज़ा प्रकरण चल रहा है कि ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। मोदी सरकार में ओबीसी का मुद्दा काफ़ी उठ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है और सामान्य वर्ग के छात्रों को बढ़ावा देना चाहती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं संतोष यादव जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। सर, आपका हमारे फोरम 4 चैनल में स्वागत है। धन्यवाद प्रभात जी। ये पूरा प्रकरण क्या है नीट को लेकर के? क्या कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है? क्या पूरा मामला है इसको? देखिए, 1-1.5 मिनट में मैं सारी बात बता देता हूँ कि हम आज़ादी से शुरू करते हैं। जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद ये जैसे सब कुछ बटा, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, वैसे ये भी हुआ कि जो स्टेट के अपने मेडिकल कॉलेज हैं जो उनके फंड से चलते हैं, वो जो है उसका सब कुछ जो है स्टेट देखेगा। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम वो लेगा, उसके एडमिशन वो लेगा, वहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू करेगा। इसी तरह सेंटर के जो अपने इंस्टीट्यूट हैं जो सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चीज़ें करेगा। एकदम क्लियर था। और जो उस समय SC/ST का रिजर्वेशन था, ओबीसी का नहीं था, तो SC/ST को रिजर्वेशन जो था वो उनको मिलता था। स्टेट अपना एग्ज़ाम लेते थे, अपने जो उनके मेडिकल कॉलेज होते थे, मेडिकल इंस्टीट्यूट होते थे, सेंटर अपना लेता था। ये चल रहा था। इसमें टर्निंग पॉइंट आता है 1984 में। एक केस आता है, प्रदीप जैन केस। उसमें ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज्ड किया कि क्योंकि बहुत सी डिफरेंसेस हैं स्टेट टू स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में लेकर, पता चला कर्नाटक के पास ढेर सारे मेडिकल कॉलेज हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा बच्चों के लिए वहाँ सीट बन रही है, और वहीं बिहार के पास कुछ नहीं है, एकदम नहीं है। तो पता चला बिहार के बच्चों के साथ इसका अन्याय हो रहा है कि पूरा स्टेट का स्टेट पिछड़ा जा रहा है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉजिक देते हुए बोला कि हमको हर स्टेट हमको अपना 50% सीट जो है वो हमको सरेंडर कर दे, मेडिकल की सीट, ताकि उसका एंट्रेंस हम कराएं, उस पर एडमिशन हमारे थ्रू हो। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है, ये न्याय की बात है, जस्टिस की बात है भाई, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्टेट का कमज़ोर है उसके बच्चों को उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी क्या गलती है। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो इसके लिए ऑल इंडिया लेवल का मेडिकल एग्ज़ाम होने लगा, और इसके थ्रू जो स्टेट अपना सीट, अपने कोटे की सीट सरेंडर करता था, उसको ऑल इंडिया कोटा की सीट बोले जाने लगा, ऑल इंडिया कोटा। और उसमें जितने सीट आते थे उसका एग्ज़ाम अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होने लगा। और उसमें क्या हुआ, उसमें जो खेल हुआ कि अभी तक स्टेट उस 50% को जो एंट्रेंस लेता था उस 50% पे, क्योंकि 100% सीट उसके पास थी, उस पर वो आरक्षण देता था SC/ST को। लेकिन जब ये स्टेट के पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर रिजर्वेशन देना बंद कर दिया। और ये तब तक बंद था जब तक कि 2006 में अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर बनते हैं, और उन्होंने जब उस समय एक्ट बनता है रिजर्वेशन के लिए उच्च शिक्षा में OBC SC/ST के, तो वहाँ से ये चीज़ लागू होती है। वहाँ पर भी अभय नाथ के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एससी एसटी को जैसे रिजर्वेशन दिया जाता था, इस कोटे में भी, ऑल इंडिया कोटा में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सही बात तो ये थी कि कायदे से वहीं से ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन ओबीसी को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मौन साध गया। वो चाहता तो उसी केस में बोल सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नहीं दिखाया, और वो मामला चलता रहा। 2015-16 से ये शुरू हुआ, नीट होगा, नीट होगा, नीट होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू पूरे ऑल इंडिया का जो मेडिकल की सीट है उसके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। तो नीट का जब शुरू हुआ तो नीट के थ्रू जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है उसमें भी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। अगर हम देखें तो अब तक करीब 11,000 से ज़्यादा सीटों का ओबीसी को नुकसान हो चुका है। कि उसको 3 साल 2017-18, 18-19, 19-20 इन 3 साल में ओबीसी का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा के जो सीट है, जो सरेंडर सीट है स्टेट द्वारा, उसमें 0-0-0 है। और इस साल बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी जो है उनका पूरा कैबिनेट जो ओबीसी मय हो गया है, उनका शिक्षा मंत्री भी ओबीसी बन गया, शिक्षा राज्य मंत्री भी ओबीसी हैं। इस बार बहुत उम्मीद थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करेगी और 27% जो हक है ओबीसी का वो मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे, इससे बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसका आधार क्या बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एक सलोनी कुमारी वर्सेस मेडिकल इंस्टीट्यूट का केस है। सलोनी कुमारी का केस जो कहा जा रहा है, 2015 में सलोनी कुमारी एक मेडिकल एस्पायरेंट हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो नीट में सही ढंग से लागू होना चाहिए मेडिकल में। वो गई थी जस्टिस के लिए। उसी केस को आधार बनाकर लगातार संसद में और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये हर जगह पे ये कह रही है कि क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, सलोनी कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसमें अभी हम आरक्षण नहीं दे सकते। और 2015 से ये केस चल रहा, लगभग 6 साल हो गए हैं, 20 बार इसकी सुनवाई हो गई है, लेकिन इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी का रिपोर्ट देखिए, उसके आधार पर आप आरक्षण दीजिए ओबीसी को। कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, पढ़ती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में जमा करके कहती है कि क्योंकि मैटर सलोनी कुमारी में सब जुडिस है इसलिए हम नहीं लागू कर सकते। वो चाहते तो लागू कर सकते, कोई ऐसी लीगल वो केस चलता रहेगा, लेकिन ये चाहते तो लागू कर सकते। अभी जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट शेल बी एज फॉलोज। उसमें है कि एससी का 15, एसटी का 7.5, पीडब्ल्यूबीडी का फिजिकली हैंडीकैप का 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%, 27% ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मतलब कि स्टेट ने जो सरेंडर किया है उस पर लागू नहीं होगा, बात समझने की जरूरत है। लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एम्स टाइप की जो चीज़ हैं, इन जगहों पर धीरे धीरे जो है वो मतलब वहाँ पर 27% उसको आरक्षण मिलेगा। तो नीट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसके फंडेड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के मेडिकल सीट है उस पर तो ओबीसी को नीट के थ्रू आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वहीं जो ऑल इंडिया स्टेट के द्वारा सरेंडर कोटा है, जो सरेंडर कर रहे हैं अदर स्टेट टू सेंटर, उसमें ये लागू नहीं होगा। यही मामला है। मामला अभी ताज़ा ये हुआ जब नोटिफिकेशन आया है 12 तारीख को। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि नीट का एग्ज़ाम फला डेट को होगा। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन देखा गया तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्योंकि सलोनी कुमारी केस में मामला सब जुडिस है और मद्रास हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट है हमने वहाँ पर जमा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस बार भी हम 27% ओबीसी का आरक्षण नहीं दे सकते, जो कि 3 साल से लगभग ओबीसी के कम से कम 11,000 से ज़्यादा सीट के नुकसान हो चुका है। तो जो सरकार अब ओबीसी, ये कहा जा रहा है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि ओबीसी मंत्रिमंडल है, ओबीसी डोमिनेटेड मंत्रिमंडल है, सेल्फ मेड ओबीसी। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी की इतनी ध्यान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लोहिया का सपना पूरा कर दिया मोदी जी ने, इस तरह का मंत्रिमंडल बना के, उस मंत्रिमंडल में जिसमें कि शिक्षा मंत्री भी ओबीसी है, राज्य शिक्षा मंत्री भी ओबीसी है, इन सबके प्लानिंग से 27% आरक्षण उसी ओबीसी को नहीं दिया जा रहा है।
तो हमको तो ओबीसी के मंत्री जो 27-28 बने वो ऐसे लगते हैं जैसे कि स्विस बैंक में काला धन हो, कि जो इंडिया में कभी आ नहीं सकता लेकिन देखने के लिए वो इंडिया का धन इतना वहां पर जमा है। मोदी जी ने जैसा चुनाव में कहा था। एनसीबीसी बैकवर्ड कमीशन जो है, ओबीसी कमीशन जो है, उसने कहा, उसने लिखा स्वास्थ्य मंत्रालय को कि जो 27% आरक्षण है ऑल इंडिया कोटा में वो दिया जाना चाहिए, वो उसका हक है, जिसको मोदी जी ने कहा कि हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है, कांग्रेस ने छल किया, ये किया, उसकी भी बात नहीं मान रहे। करोड़ों केस पेंडिंग है। हो सकता है सलोनी कुमारी का केस 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक उस पर कोई डिसीजन फाइनल नहीं आता है ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होगा नीट में, ऑल इंडिया कोटा में। ये सीधा सीधा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पूछे कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हो? ओबीसी के नाम पे आपने वोट लिया, ओबीसी मंत्रिमंडल बना रहे हो, क्या आप एक अमेंडमेंट छोटा सा नहीं कर सकते हो? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपने रातों रात लागू कर दिया, 24 घंटे में आपने उसको 48 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों? सवाल होना चाहिए। 9% क्यों नहीं? 11% क्यों नहीं? 7.5% क्यों नहीं? 12% क्यों नहीं? भाई आपने कहाँ से डाटा पाया कि 10% देने की ज़रूरत है? 7.5% एसटी को दिया जा रहा, 7.5 क्यों? या तो 8 होता या तो 7 होता। आपके पास जात जनगणना करा नहीं रहे तो आपके पास इंपीरिकल डाटा कहाँ है इसको देने का? तो यहाँ पे सरकार की मंशा की बात है कि जिस तरह सरकार इन बातों को कह रही है उससे साफ साफ है कि सरकार का कहना यह है कि सलोनी कुमार का केस चाहे 1 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में जब भी डिसाइड होगा, सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब हम देना शुरू कर देंगे। 3 साल में 3 साल में 11,000 सीटें लगभग नुकसान हो गई हैं। और इसमें चाहती मोदी सरकार तो आपके हिसाब से बना सकती थी, मतलब दे सकती थी। इसमें मोदी सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं थी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक चीज़ और कहा कि आप 2 तरीके से आरक्षण दे सकते हो इसमें, अगर मानिए तो। एक तो यूनिवर्सल आरक्षण दे सकते हो, 27% दे दो सबको, ओबीसी को 27% आरक्षण दे दो जिससे उसको मिलता है उसका। या तो फिर आप स्टेट का जो कोटा है उसको जब आप रिटर्न कर रहे हो तो स्टेट को बोल दो कि आपके कोटे की सीट है, आप अपने हिसाब से उसको आरक्षण दे दो। आप अपने यहाँ 17 देते हो, 27 देते हो, या मध्य प्रदेश की तरह 14 देते हो, जितना भी देते हो उसको आरक्षण दे दो। ये कर सकते थे और कोई इस पर लीगल बाइंडिंग नहीं है कि उस सब जुडिस है तो आप नहीं दे सकते हो। आप दे सकते हो, मामला चलता रहा था, वो चेंज हो जाता जैसा कि होता रहा। सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेट डाल दी है, तो अब क्या हो सकता है? अब आप लोग क्या करेंगे? ओबीसी का मुद्दा जो है तेजस्वी यादव जैसे लोग उठा रहे हैं, तो ये कैसे अब जो है क्या हो सकता है? अभी तो होना है एंट्रेंस एग्जाम। प्रभात भाई, आप तो जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी में, आपने बड़ी बारीकी से देखा है। रोस्टर का जब हम आंदोलन चल रहा था, यही बात कहा जा रहा था कि रोस्टर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ से डिसाइड होगा, वो करेंगे। लेकिन जब आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ, दबाव हुआ, लड़ाई लड़ी गई, लोगों के बीच गए, तो सरकार दबाव में आई और सरकार ने उसको एक तरह से अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट से उसके लिए एक्ट पारित कर दिया। आज की डेट में रोस्टर को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज की डेट में 200 पॉइंट रोस्टर है, उसी के थ्रू नियुक्ति होगी। तो ये सरकार है, भले वो ओबीसी कर रही। आज तो और आसान है, हम ओबीसी, अगर कांवड़ का यात्रा भी शायद स्थगित हो गई है तो ओबीसी अब खाली होगा तो वो सोचेगा कि हमें क्या करना। तो आज की लड़ाई तो रोस्टर के मामले से ज़्यादा आसानी से लड़ी जा सकती है, क्योंकि वो ऐसे समय में जब ये कहा जाता है ओबीसी का मोदी का मंत्रिमंडल ओबीसी मंत्रिमंडल है, शिक्षा मंत्री ओबीसी है, तो आज तो और आसान घेरना है कि आप ये दुनिया के सामने ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे ओबीसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि उसके मंत्री तो बनाए जा रहे हैं लेकिन उसका हक नहीं दिया जा रहा है। ये बात सरकार को झुकाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके लिए सड़क पे आना होगा। आप जानते हैं, जैसा कि ये बात सच है कि कोरोना की वजह से सरकार को एक हथियार मिल गया है किसी भी मूवमेंट को दबाने का, चाहे वो किसान मूवमेंट हो। लोग बैठे हैं इतने दिन से, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा, उसी तरह से इसको भी दबाएंगे, दुनिया भर के केस लगाएंगे। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे रोस्टर की लड़ाई लड़ी गई है, जैसे रोस्टर की लड़ाई शुरू की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से शुरू की गई थी। कहीं से अगर इस लड़ाई की शुरुआत नहीं होती तो यहीं से शुरू होगी और ये पूरे देश में हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी सेल्फ मेड ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी शिक्षा मंत्री, ओबीसी राज्य शिक्षा मंत्री, ओबीसी मंत्रिमंडल द्वारा किस तरह ओबीसी का गला काटने का काम हो रहा है, ये हम लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे और इसको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन हमें मतलब सोचने की बात है, हमें शर्म आती उन पे, अपने मंत्रियों पर, कि जो ओबीसी मंत्री तो हैं
लेकिन वो कहीं एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे सामाजिक न्याय की पार्टियों पे जो सामाजिक न्याय का तो खाती हैं, लेकिन वो एक ट्वीट नहीं कर रही है इसके पक्ष में। लेकिन ये आपने देखा होगा कि अब कोई भी बड़े मूवमेंट को, चाहे वो आप किसान मूवमेंट देख लीजिए, चाहे रोस्टर का मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, चाहे 2 अप्रैल का देख लीजिए, SC जब बाहर निकला, कभी भी इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो OBC SC ST के नाम पे खाती हैं, वो कभी सामने नहीं आई। अब जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। इसका मतलब अब क्या लगता है कि अब लोगों को सड़क पे ही निकलना एक रास्ता लग रहा है, मतलब और कुछ अभी बिल्कुल संसद सत्र भी चालू हो रहा है, इसमें उठाना होता, विपक्ष पार्टियां तो उठा सकती हैं, जरूर उठा सकती हैं। हम लोग दबाव बनाएंगे कि हम लोग जाएंगे, अब लोगों के बीच में दबाव बनाएंगे कि वो संसद में इस मामले को उठाएं, और ऊपर से ये कि हम लोग इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए, दमन का दौर है ये दमन का दौर है। सरकार बहुत ज़्यादा दमन कर रही है। आपने यूपी का हालत देखा होगा किस तरह से पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। तो दमन का समय है, हम लेकिन लड़ेंगे इसमें, और इस मुद्दे को हम लोग पटल पे लाएंगे। अब वो दिन नहीं रहा प्रभात जी कि OBC SC ST के नेता बिक गए तो वो समाज बिक जाएगा, क्योंकि ये समाज जो आया, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मंडल कमीशन आया तो उसका जो केंद्र था उसके विरोध का, मंडल कमीशन का, वो दिल्ली होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, ऐसी जगह होती थी। और आज की डेट में देखिए कि जब CA NRC आता है, या जब किसान मूवमेंट हो रहा है, या जब रोस्टर के नाम पर गला काटने की बात हो रही है, तो उसके खिलाफ को अब मूवमेंट का सेंटर क्या है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU और ये जामिया, ये यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं। नहीं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में दलित, OBC, माइनॉरिटी की बात करने वाले, यही यूनिवर्सिटीज अब ऐसे दौर में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोरोना की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, सब बच्चे गए हुए हैं, तो क्या मतलब सरकार भी एकदम मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार को? इसीलिए देखिए, सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह आपको याद होगा कि जब लोग पीक पे थे, लोग मर रहे थे, तब हमारी रूलिंग पार्टीज़ के लोग वहाँ पर बैठक कर रहे थे कि यूपी में क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी चुनाव जीतने के लिए। उसकी बाकायदे उसकी रिपोर्टिंग हुई, उसकी तस्वीर है, और उसमें देश के गृह मंत्री भी शामिल हैं, जिनका ये काम है कि वो देखें कि आपदा के समय में देश की स्थिति क्या है। तो अगर आप अब भी उनसे, इतने लोग मरे कि गंगा के किनारे लाश ही लाश हैं, गंगा में लाश बह रही हैं, कि हर जगह जो है मतलब लाश फूकने के लिए लाइन लग रही है, मुर्दे की लाइन लग रही है। ऐसे समय में जब देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हों, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे? यूनिवर्सिटी तो उनका सबसे पहले नंबर 1 दुश्मन है। तो ये समय कठिन है, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन इसी में ये यूपी के चुनाव हैं, तमाम राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं, तो OBC का ऐसा कर करके क्या मतलब उसको, सरकार को फ़ायदा क्या मिल रहा है? सरकार को क्या लगता है? नहीं, सरकार ने सोचा कि जिस हर तरह की तरह इस बार भी हम इसको बस टाल देंगे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके। लेकिन आप याद करिए कि 2015 वाला बिहार का चुनाव, मोहन भागवत साहब ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और जनता ने पूरा BJP की समीक्षा कर दी थी। तो अगर नीट के मामले पे सरकार अप्रोप्रिएट कदम नहीं उठाती है, इंश्योर नहीं करती है 27% रिजर्वेशन, तो देख लीजिए कि वही हालत जो बिहार में 2015 में हुई थी BJP की, वही उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो ये सरकार को समझना है कि वो अपना अगर नुकसान चाहती है तो वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी, नहीं तो इस पे जो सबसे लॉजिकल स्टेप होगा, रीजनेबल स्टेप होगा। एक पॉइंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों आखिर इस केस को पेंडिंग रखा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता कि इसका समाधान हो, या सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये चीज़? आप शुरुआत से देख लीजिए प्रभात जी कि सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल्ड पैटर्न है, वेल इस्टेब्लिश पैटर्न है कि कैसे सोशल जस्टिस के मामलों को डील करना है। सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई भी केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रवैया ऐसे ही रहा, उसको पेंडिंग में डालना, कन्फ्यूजिंग, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ डिसीजन दे रहा है, फला कुछ दे रहा है, फला कुछ दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट मौन बना रहा था। वो उसका आप ये देखिए, इंटेंशन देखिए ना कि EWS पे इतने सवाल उठाए गए कि 50% का कोटा भी क्रॉस हो गया, जो कि नहीं हो सकता था। 11 जज की बेंच है, वो भी हो गया, वो पेंडिंग है केस, उस पर कुछ बोलने वाला नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है ना सोशल जस्टिस को लेके, वो शुरू से ऐसा है, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भारतीय न्यायालय में नहीं हो पाया। कुछ परिवार के लिए, कुछ बड़ी जातियों के लोग वहाँ पर बैठे हैं और उसी मेंटेलिटी के साथ वो चला रहे हैं। देखिए, वो द्वंद्व में हैं, वो जो जज हैं वो द्वंद्व में हैं। द्वंद्व में क्या, जैसे रजनी कोठारी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में द्वंद्व चल रहा है, वह मंडल कमीशन के आज़ादी के बाद द्वंद्व चल रहा है।
द्वंद्व क्या है कि एक जो रूलिंग क्लास है या रिसोर्सफुल क्लास है, हाई कास्ट के जो लोग हैं, हाई क्लास के जो लोग हैं, वो तो वर्ण आश्रम में विश्वास करते हैं, और देश की जनता की स्पिरिट जो है वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लोकतंत्र में विश्वास करती है। तो जो जात पात में वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं उनकी, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं उनकी ये लड़ाई चल रही है। और आज की सरकार जो है वो संविधान मानने वाली नहीं, बल्कि वो वर्णाश्रम और संघ के जो एजेंडे है उस पर चलने वाली सरकार है। तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी तरह के रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करके जो डिस्क्रिमिनेट हुए हैं उनको कुछ देगी, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नहीं लगती है। और ना हमें इस सरकार से उम्मीद करनी चाहिए। हमें जो भी चाहिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिलेगा, वो लड़के मिलेगा, वो जो है हमें वो बचाना भी है। क्योंकि तमाम केसेज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेना होता है, ऐसी चीज़ें होती है, तुरंत वो अपना डिसीजन दे देता है। बहुत से आप देखेंगे कि अभी इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई इशू हो या महिला, सिर्फ महिला, उसमें कैटेगराइजेशन मत कहिए, उससे रिलेटेड कोई हो, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब एक लॉलीपॉप की तरह उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट सामने आके फ्रंट पे आके खेलेगा। लेकिन जब दलित, ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी की बात आती है तो वो किस तरह से उस पर करता। आप CA NRC में देख लीजिए कितने लोग जेल गए। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी भी अस्मिता बचानी है, तो लोग 8 महीने 10 महीने लोग जेल में रहते हैं, लेकिन अंत में उसको बोलना पड़ता है जो सही है, ये होता है। लेकिन उतने में बहुत समय गुजर चुका होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डाइवर्सिटी नहीं है, जो कुछ जात और कुछ परिवार के लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इसको जब हमें पॉलिटिक्स से हमारा एक सहारा है, राजनीति, जो भी SC ST OBC को आज तक मिला है वो पॉलिटिक्स से ही मिला है। संविधान के बाद हमें पॉलिटिक्स से वो मिल रही है, राजनीति। कभी जुडिशरी ने हमें इस तरह की चीज़ें नहीं दी। तो लोगों को ही अपना हक मांगना होगा, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि वो नहीं चाहती कि OBC या अन्य समाज का, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है भला हो, इसीलिए वो ऐसे केस को पेंडिंग में रखती है, ऐसा इनका कहना है। संतोष यादव जी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर इसी तरीके से और भी हम अपडेट देंगे, और आपको ही नीट जैसे परीक्षा में आपको OBC का आरक्षण मिले, इसके लिए आपको ही सड़क पर उतरना होगा, ऐसा इनका कहना। धन्यवाद। देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।